निज़ामाबाद शहर में हम आए हैं। कई दिन से निज़ामाबाद आने की हम कोशिश कर रहे थे। कभी लॉकडाउन का बहाना, कभी कोविड का बहाना, कभी कुछ ना कुछ। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में मैं आया था यहाँ पर और मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कुछ रिलीफ़ का काम भी यहाँ पर किया गया था। सेकेंड लॉकडाउन के बाद में यहाँ पर कुछ वर्क्स पेंडिंग थे, हमारे रिलीफ़ का हम जो वादा किए थे उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पहला लॉकडाउन और दूसरा लॉकडाउन होने के बाद में सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर कोई कौम हुई है तो वो अक़लियतें हैं और दलित तबक़ा है। इतनी बुरी हालत हो गई, आप यकीन नहीं मानेंगे कि रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, कल रात में मैं जब 3:30 बजे अपने मकान पर आया तो एक 10 ख़वातीन जो दूर दराज से पैदल आए थे मेरे घर पे, और उनकी मांग कोई बड़ी नहीं थी। वो कोई 100 गज का प्लाट नहीं पूछ रहे थे, सिर्फ वो लोग ये पूछ रहे थे कि हमें दवा के लिए पैसे दीजिए। किसी को टीबी है तो किसी को कुछ ख़वातीन का प्रॉब्लम है, और पूरे ख़वातीन का मसला जो है सिर्फ 10 या 12 हज़ार रुपये का था। तो आज हमारी इतनी बुरी हालत हो गई है, आप लोग तस्वुर नहीं कर सकते। गरीब जो है वो कहीं पर किसी लाइन में ठहर कर, किसी मस्जिद में मांग कर जी ले सकता है। जो मिडिल क्लास की हालत हुई है ये लॉकडाउन के बाद में, मैं हैरत होता हूँ जब ख़वातीन के फ़ोन आते हैं या किसी मर्द के फ़ोन आते हैं। बच्चों के फ़ीसों के लिए इतने परेशान हैं आज के माँ बाप, आप तस्वुर नहीं कर सकते। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये लोग भी कहीं बाप है, कहीं भाई है। एक साल अपने बच्चों की तालीम को तर्क कर दिया गया। हम 1 साल तालीम को नहीं भेजे, हमारे बच्चे जो है 10 साल हम पीछे हो गए। हमारी कौम 10 साल पीछे हो गई है 2 लॉकडाउनों से। हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब बेहतरीन डिप्लोमेट है। मैं हर जगह उनकी एक बात की तारीफ़ करता हूं कि 1969 में इतना बड़ा एजुकेशन हुआ लेकिन हम तेलंगाना हासिल नहीं कर सके। डिनर डिप्लोमेसी से तेलंगाना हासिल कर सके। कहीं ना कहीं जो प्रेशर बिल्टअप किए सेंट्रल गवर्नमेंट में, कांग्रेस को तेलंगाना देना पड़ा। लेकिन मेरे पास जो है एक बहुत बड़े ऑफिसर जो गवर्नमेंट के एडवाइज़र भी हैं, अक्सर मेरी उनकी तबादले ख्याल होती है। जो रिटायर्ड IAS IPS जो मुस्लिम ऑफिसर्स हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, ख़ास तौर उनके मकानों पर जाता हूँ, उनसे हमारी तबादले ख्याल होती है। कौम के उन्वान पे ही बात करता हूँ क्योंकि मैं जो है इनर साइड ऑफ द स्टोरी हूँ। मैं कौम की इनर साइड ऑफ द स्टोरी हूँ। मैं अंदर दफ्तरों में क्या हो रहा है वो देखता हूँ बैठकर कि किस कदर फ़िरका परस्ती हमको तबाह कर दे रही है। जुल्म की इंतहा ये है कि अगर किसी मुस्लिम महल्ले में एक रोड डालना है, हमारे एक ड्रेनेज का काम है, अगर हमारे महल्लों के 5 फ़ैल है, वो 5 फ़ैल बर्फदान में रहते हैं और दूसरे मोहल्लों के फ़ैल, वो फ़ैल जो है आगे बढ़ जाते हैं और उस महल्ले डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि 10 साल मैं कारपोरेटर रह चुका हूँ। मेरे वालिद तकरीबन 28 साल MLA रहे। वो मेरे लिए वालिद ही नहीं बल्कि उस्ताद भी थे। कई काम उनसे सीखा हूँ मैं। तो ये जो उन्वान है, ऐसे मीटिंग्स जो है अब वक्त आ चुका है कि तेलंगाना के मुसलमानों को जागना चाहिए। अगर आज हमारे तेलंगाना के मुसलमान नहीं जागेंगे, आज अगर हमारे मुसलमान अगर अपना हुकूक नहीं मांगेंगे, आज वक्त आ गया है कि लड़के आप अपने हुकूक लेने का वक्त आ गया है। आज तेलंगाना के मुसलमान कोई राव रेड्डी की धोती
पकड़कर फिरने पर मजबूर नहीं होना है। तो आज हमको फैसला करना है। आने वाले लोग कहेंगे कि भाई अरे इलेक्शन अभी नहीं है, ना बल्दिया इलेक्शन है, ना असेंबली इलेक्शन है, अमजदुल्ला खान निज़ामाबाद में क्यों है? तो मैं अजान देने के लिए आया हूं, आप लोगों को जागर करने के लिए आया हूं। मैं छोटा ही सही, लेकिन जैसा अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि देयर शुड बी ऑलवेज एन लेफ्ट, देयर शुड बी ऑलवेज एन अपोजिशन। जब जयललिता एक मरतबा इलेक्शन जीती थी तो जयललिता को आकर सारे पूरे एक भी एमएलए, सिर्फ करुणानिधि उनकी पार्टी से एक एमएलए जीता था। तो जयललिता से प्रेस वाले पूछे कि आपका अपोजिशन कौन है? तो प्रेस वालों को बताकर बोली कि ये मेरा अपोजिशन है बोली। और 5 साल तक, और काबिल मुबारकबाद है, मैं हमेशा जब भी आता हूँ निज़ामाबाद चाहकर आता हूँ और खुश होकर जाता हूँ यहाँ से। क्यों? कि यहाँ के सहाफ़ी ब्रदर बेबाक है, लिफाफे के नहीं है, किसी से डरने घबराने वाले नहीं हैं। हैदराबाद में जितना भी मीडिया है, मैं बड़े सख्त अल्फाज में बोलता हूँ, अगर आप 100 आदमी हैं मेरे बारे में पूछेंगे तो 95 लोग मुझे खिलाफ में रहते। 100 लोग मेरे काम की तारीफ करेंगे, लेकिन 95 लोग खिलाफ में, इसलिए कि मैं बहुत सख्त बोलता हूँ। काम होना नहीं होना, इख्तिदार का आना जाना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ होता है। तो अब हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि तेलंगाना के हालात पर डिस्कशन करने के लिए। ये कोई जलसा जुलूस, जज्बाती तकरीर या कोई मरफा बाजा नहीं है, बल्कि हम आपके ख़यालात सुनना, आपको आगाही करने के लिए कि तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ। पिछली कहानियाँ तो छोड़ दीजिए, कई लोगों को नहीं मालूम कि हम ये 7 साल में क्या क्या खोए। हम 7 साल का अरसा, सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज बोलूँगा। ये जो इजलास है कि यहाँ पर मैं एक 20 मिनट अपनी गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद में कोई लोग अगर और बातचीत करना चाह रहे हैं उनसे एक 10 मिनट बात करूँगा, फिर उसके बाद में प्रेस वालों के सवालात लूँगा और कुछ यहाँ पर रिलीफ का काम बांटने का है। तो जुमला ये इजलास जो है 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, बिल्कुल 40 मिनट का चलेगा। ये तेलंगाना आज़ाद हुआ, तेलंगाना की तारीख जब भी एजिटेशन चल रहा था, हैदराबाद के मुसलमान तो तजब्दुल का शिकार थे कि हम तेलंगाना की तायीद करें या ना करें, हम टीआरएस के जलसों में जाए या ना जाए। लेकिन सलाम करता हूँ अजलाओं के मुसलमानों को, ख़ास तौर पर सलाम करता हूँ जमात इस्लामी से। हालांकि मौजूदा सदर से बहुत इख्तिलाफात करता हूँ मैं, हालांकि यहाँ ही निज़ामाबाद के एक रुकन वक्फ बोर्ड है जमात इस्लामी के, उनसे भी इख्तिलाफ करता हूँ मैं वक्फे से। लेकिन उस वक़्त जो जमात इस्लामी ने तेलंगाना एजिटेशन में खुलकर जो साथ दिया, आज हमारी मुसलमानों की कुछ इज्जत बची हुई है। वरना फ़िरक़ा परस्त तो ये कहते थे कि आज दस्तर बीत गया तो आप आ गए, आप तो तेलंगाना के एजिटेशन में नहीं थे। लेकिन अमजदुल्ला खान, वाहिद अमजदुल्ला खान होता था जो हर तेलंगाना एजिटेशन में हम शेरवानी वगैरह पहन कर गए तो सारे ताजुब होते थे कि आप आ गए, बस है खान साहब, तेलंगाना के मुसलमान हमारे साथ है। ये अक्सर होती थी ये बात। उस्मानिया डॉक्टर्स एसोसिएशन, ये कविता, ये केटीआर, ये हरीश राव, न जाने कई लोग निकल गए। आज टीआरएस नहीं रही, टीआरएस टीडीपी कांग्रेस हो गई, यानी जमा हो गई वो पूरी। आप बताइए कि परसों जो तेलंगाना का फॉर्मेशन डे मनाया गया, उस दिन का मेरा बयान निकाल कर देखिए कि हम तो शरीके सफ़र मंजिल उसी को मिली जो शरीके सफ़र नहीं था। आज तेलंगाना गवर्नमेंट के कैबिनेट निकाल कर देखिए आप, 3 हिस्से कैबिनेट, यानी 3/4 ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स वो हैं जो किसी दूसरे पार्टी से आए या तेलंगाना की मुखालिफत करे, आज मिनिस्टर बने बैठे हैं या एमएलए बने बैठे हैं। जो टीआरएस पार्टी माइनस होते जा रही है, उसकी एक अहम वजह यह है कि जो लोग तेलंगाना एजिटेशन में केसीआर साहब का साथ दिए, आज किसी को इख्तिदार नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। 1 के बाद में 9 है नहीं, 2 नहीं है टीआरएस में, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, परसों 9 को इटला राजेंद्र को भी निकाल दिए बेचारे को।
अब 10th के बाद का फिगर है। अब केसीआर साहब बहुत, तो वो जो एडवाइजर साहब है मुझे एक बहुत अच्छी बात बोले कि ये बोले कि खान साहब मैं जो है तेलुगु देशम में भी रूल किया, कांग्रेस में भी मैं बहुत बड़े ओहदे पे था, टीआरएस में तो मैं एडवाइजर हूं, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर में एक अच्छी बात यह है कि आप जाके जो चीज मांगो वो दे देते, लेकिन अमल कुछ नहीं होता, लेकिन अमल कुछ नहीं होता। अब मैं बताऊंगा, तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना अलग होने के अभी काउंटिंग हो रही थी, सीट्स गिने जा रहे थे, किशनबाग पुलिस फायरिंग हुई, किशनबाग में एक राइट्स हुआ, सरदार जियों के एक झंडे के नाम पर फिसाद हुआ, अंधाधुन पुलिस फायरिंग, जबकि एक छोटा वाकया था महल्ले का, वो कोई शराबी एक सिखों के झंडे को डैमेज किया था, वो लोग निकल के एहतजाज करे, अचानक से पुलिस आई, फायरिंग करी, 5 लोगों को शहीद कर दी, जिसमें 3 मासूम बच्चे। उसका कमीशन बैठा, उसके बाद में फिसादात में बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को केसेस में बुक किया गया। आज की तारीख तक वो लोग अदालत की चक्कर काट रहे हैं, कोलैटरल केसेस डाले गए हैं उनको, और वो कमीशन की रिपोर्ट आज तक टेबल पर नहीं आई। मजबूत क़यादत। एक जमाने में हमारे यहाँ पर एक भारत न्यूज हुआ करती थी, पुराने लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो भारत न्यूज से एक न्यूज आती थी कि मुसलमानों की मजबूत क़यादत पार्लियामेंट को हिला दी। आज वो क़यादत कहाँ है पार्लियामेंट को हिलाने वाली? पहला सवाल। उसके बाद में एक वाकया हुआ, और एक वाकया जो आर्मी गरिसान में एक लड़के को, उसके साथ बदफेली की गई, 2 आर्मी के जवान उसको जिंदा जला दिए। उसको जिंदा जलाने के बाद में मैं गया था उस्मानिया हॉस्पिटल, मेरे सामने मरने वाला शख्स झूठ नहीं कहता, बयान दिया, गौर से सुनो, बयान दिया कि 2 फौजी मेरे साथ बदफेली करके जिंदा जला दिए, जज को बयान देकर मर गया बच्चा। आज की तारीख तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी वो छोड़ दीजिए, वक्त कमिश्नरेट नहीं मिला, 12% रिजर्वेशन नहीं मिला, हाँ, यानी 3 साल से वक्फ बोर्ड, आज 4 साल से वक्फ बोर्ड को दफ्तर को लाके बिठा दिए बेचारों को चेयरमैन। उन्होंने क्या बोलते बयान, क्या करते, वो हमारे प्रेस वाले इतना मजाक उड़ाते, मेरे को बातों की शर्मिंदगी होती। अरे भाई, एक मुसलमान चेयरमैन है, इतना मजाक मत उड़ाओ, बोलता हूं मैं। चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं बेचारे, वक्फ बोर्ड की हालत है। एक जो है हमारे वकील साहब की नज़र में एक बात करूंगा कि एक माइनॉरिटीज़ की एक मॉनिटरिंग कमेटी हुआ करती थी पहले। गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब जब एमएलए थे, जिस दिन खान साहब एमएलए इलेक्शन हारे, खान साहब, मैं एक बयान दिया था कि ये लाश अमानुल्लाह खान का या उनकी फैमिली का नहीं है, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों का लाश हुआ। अब मैं बताता हूं कि कैसा लाश हुआ। मुसलमानों की एक माइनॉरिटीज कमेटी रहती है, एक मॉनिटरिंग कमेटी, एक सीनियर मोस्ट एमएलए उसका चेयरमैन होता, तमाम इर्रेस्पेक्टिव ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सारे मुस्लिम एमएलए उसके मेंबर होते। हर डिपार्टमेंट को बुलाकर रिव्यू कमेटी होती कि कहां पर कौन से डिपार्टमेंट में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। पिछले 7 साल में ये माइनॉरिटीज कमेटी एक मर्तबा भी नहीं बैठी। अभी तो वो उस्मानिया हॉस्पिटल की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं मैं, उस्मानिया हॉस्पिटल की एक डेवलपमेंट कमेटी है, जो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके मेंबर होते हैं, तमाम एमएलए उसके मेंबर होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ उसका चेयरमैन होता है, सुप्रीडेंट उसका वाइस चेयरमैन होता है। पिछले 5 साल में एक मर्तबा भी है उस्मानिया हॉस्पिटल की कमेटी नहीं बैठी। जो फंड सेंटर से आए थे 1.5-2 करोड़ रुपए, वो वापिस हो गए। स्टेट के जो 5 करोड़ रुपए फंड्स आए वो वैसे ही पड़े हुए हैं, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। अब केसीआर साहब आए हमारे दरमियान में, रूमी टोपी भी पहन लिए, शेरवानी भी पहन लिए, पैजामा भी, एक का पैजामा पहन लिए, एक का कुर्ता पहन लिए, एक की शेरवानी पहन लिए, एक की टोपी। अब हम लगा बिल्कुल भोले भाले मुसलमान भाई, हम लगा यकीन कर लिए ना। फिर एक साहब आके इमाम ज़मीन भी बन दिए। अरे हम बोले ये तो 51 कैरेट सेकुलर दिख रहा है इन्हें, उस पर यकीन करे। अब ये बेचारे क्या करे, आके इन्हों वो मर गया सो शैतान को जिंदा करे, पीवी नरसिम्हा राव को, उसको लाके 7 साल सेनेटरी सेलिब्रेशन, तमाम जमातों को सवाल किया, टेलीफोन करके मैं पूछता रहा,
तमाम जमातों को मैं कॉल करके पूछा, जितने जाके बिरयानी खा के तमाम उलमा, मशाइखीन, सियासी, गैर सियासी, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो टीआरएस की तायद किए थे, निजामाबाद की तकरीर है, मरते दम तक हम केसीआर के साथ रहेंगे, कहीं और लंदन अमेरिका की गुफ्तगू नहीं। 9 महीने एमएलए लापता है चंद्रायन गुट्टे के, मैं वो गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, निजामाबाद में तकरीर में हुआ था। तो आप बताइए कि 18 वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ मेरे भाई, रिसेंटली 18 वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, एक मुसलमान नहीं, एक मुसलमान नहीं है उसमें। और आपके तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 9 आदमी का तकर्रुर हुआ, एक मुसलमान नहीं। एक साहब मुझे लाकर एक किताब दिए कि बोले ये जो नया रिक्रूटमेंट हो रहा ना, आप कभी पुलिस स्टेशन जाते, अक्सर प्रेस वाले भी जाते, एक ऐसा ही आता, नया रिक्रूट होके आता, बिल्कुल ऐसा दिखता बेचारा, आरएसएस के दफ्तर से अब भी निकल के आके पुलिस स्टेशन में बैठा है, घुसते आंख पे आता उन्हें, जाके घुसते आंख पे आता उन्हें। तो अब उसका जहन कैसा रहता देखिए, अब उन्हें क्या किताब पढ़ के उन्हें ऐसा ही बन रहा, उन्हें आरडीओ बन रहा, उन्हें जॉइंट कलेक्टर बन रहा, उन्हें डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर बन रहा। वो किताब में यह लिखा हुआ है कि तबलीगी जमात जो है, यानी उन्वान क्या है, तेलंगाना का फॉर्मेशन कैसा हुआ, तेलंगाना का एजिटेशन कब से स्टार्ट हुआ साहब, 1950 के बाद से तेलंगाना का एजिटेशन हुआ, अभी तक चला। तो तेलंगाना की तहरीक, कैसा हम तेलंगाना हासिल करें, ये किताब में कई लोगों को मालूम नहीं। मैं एक बहुत बड़े सहाफ़ी को कॉल करके मैं उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा, हमारे आमिर अली खान साहब से मैं गुजारिश करा के इस मसले को आप उठाओ। तो उसमें ये लिख रही कि तबलीगी जमात जो है ये कहते हिंदुओं को मुसलमान बनाती कहते। तो आप बताइए तेलंगाना की एजिटेशन से ये तबलीगी जमात के कन्वर्शन का क्या जिक्र है, बताइए आप मेरे को, क्यों? अच्छा, फिर उसमें एक और एक लिखा हुआ है कि कोई तेलुगु महिला बदकम्मा खेल के आ रही थी तो रजाकारा उसको रोक के मारे कहते, उसको नंगा करके मारे बोल के। अब आप बताइए वो अगर वो पढ़ के उन्हें सही बना, अगर कोई ऐसे साहब दाढ़ी वाले अगर उसका ने गए काम से, उसका जहन क्या बताता बताइए। मजबूत क़यादत है ना साहब, 7 एमएलए है, पड़ोस में एक एमएलए है, होम मिनिस्टर मुसलमान है, क्या किसी को इस बात का है क्या, बताइए आप, किसी को है क्या? आज मैं कई लोगों को टेलीफोन करता हूं, आजकल डर रहे, मेरा फोन नहीं उठा रही, नको रिकॉर्ड करके डाल दे रहा है इन्हें बोल के, कई लोग मेरा फोन नहीं उठा रही, 10-15 मिनट के बाद में नए नंबर से व्हाट्सअप कॉलिंग कर रही, व्हाट्सअप कॉल करके बोल रही कि नहीं क्या है कि भाई तुम कुछ भी पूछेंगे हम जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ऐसा हुआ। आलेर एनकाउंटर का जिक्र है भाई, हिंदुस्तान में हमारे बहुत बड़े मौलाना तकरीर करे, बोले नंबर 1 सेकुलर चीफ मिनिस्टर है, बोले। मैं बोला यकीनन है। मला कैसा है पूछे उन्होंने मेरे को, तकरीर करे उन्होंने, तर्जुमा कर रहा हूं उनका मैं, तकरीर में बोले नंबर 1 सेकुलर चीफ मिनिस्टर है। मला यस नंबर 1 है सीएम साहब। हिंदुस्तान में कहीं हुआ बताइए, बीजेपी रूल्ड स्टेट में कहीं जुडिशियल कस्टडी में जो अदालती तहवील में है मुसलमान, क्या उनको कत्ल किया गया बताइए आप? उनका इनकाउंटर हुआ, 5 मुस्लिम बच्चों को ले जाकर आलेर में जुडिशियल कस्टडी में हाथ में हथकड़ी, उनका इनकाउंटर हो गया। बताओ आप, मजबूत क़यादत, बारेटला वकीला हैं, कई लोग हैं, कोई केस नहीं लड़ा साहब। हाई कोर्ट में केस अभी तक नंबर पे नहीं आया। एनएचआरसी में मैं अप्रोच हुआ, एनएचआरसी की रिपोर्ट आई कि द आलेर एनकाउंटर वाज फेक, और जो पुलिस वाले मारे उनकी तनख्वाहों से 5 लाख रुपए कट करके एक एक फैमिली को दिया जाए। यह है एनएचआरसी की रिपोर्ट। 3 बार असेंबली सेशन हुआ, 3 बार असेंबली सेशन में भी एनएचआरसी की रिपोर्ट नहीं रखी गई। है किसमें दम अगर आलेर एनकाउंटर की बात करने का? मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, पूरे खातिल बाइज्जत बरी, तो क्या शैतान आके बम धमाका करा बताइए आप? वटोली का वाकया हुआ, आपके खरीब का वाकया सुना रहा हूं मैं, निजामाबाद के, जो है वो जो एक्स सर्विसमैन थे बेचारे, 5 आदमी को जिंदा जला दिए, मासूम 3 महीने का बच्चा था जिसको जिंदा जला दिए, पूरे कातिल बाइज्जत बरी हो गए। हुकूमत अपील पर नहीं गई, कोई मुस्लिम क़यादत की हिम्मत नहीं है किसी की मां नहीं जनी जाके सवाल करने के लिए चीफ मिनिस्टर से। कोई सवाल कर रहा मेरे भाई बताइए आप? कोई नहीं कर रहा, सब अपनी जगह खामोश है।
तो आज मैं गुजारिश करने आया हूं निजामाबाद की आवाम से, सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करो। हर किसी का फेसबुक पर अकाउंट है, ट्विटर पर अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उसको आप इस्तेमाल करो सोशल मीडिया का, जैसा मैं कर रहा हूं ना। क्या है बताइए आप, मेरे पास 1000-2000 रुपए नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल है, पिछले खाली 3 दिन की बात सुनाता हूं मैं। ईद से एक दिन पहले, ईद के दिन और ईद के एक दिन के बाद में मैं जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे अपील डाला था, जो लोगों की, जो किडनी पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे कने, जो भी लेडीज आ रही, जो बेवा औरतें आ रही, जो उनकी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रजा दरबार से तो ऐसा डरे हुए है, आप यकीन नहीं मानिए। प्रजा दरबार बोल तो इधर उधर देख ले रही, अरे कुछ बोल दिए तो कुछ गलत निकल जाएगा क्या। तो अल्लाह का फजल है, आप डेली 100-200 आदमी से बात करने का इत्तेफाक हो रहा। छोटे छोटे मसले है साहब, बड़ा भी नहीं है। किसी का लाइट बाकी है, लाइट की बिल बाकी है, लाइट कट कर दिया। कल मेरे पास एक खवातीन आए, लाइट की बिल 2000 रुपये है, उसकी 15 दिन से लाइट कट कर दी उसकी। मैं यही को पूछा, मियाँ बाजू के एक शादी खाना है राम रेड्डी गार्डन बोल के, 13 लाख रुपए बाकी है, कभी गए बाबा वहाँ पूछा मैं? नहीं साहब वो जान दो ना उसको। मतलब आधे घंटे में लाइट खोल रहे, मैं आऊँ पूछा, लाइट खोल दिया उसकी। छोटे छोटे मसले साहब, हम नहीं पूछ रहे, हम ताजमहल दियो बोल के नहीं पूछ रहे, हम बोल रहे गोलकुंडा किला दे दो बोल के नहीं पूछ रहे। हमारे मुसलमानों के बहुत छोटे मसाइल है। आज हम मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई, हम जाके अगर कहीं बैठ के रोएंगे बोले तो कोई सुनने वाला भी नहीं। ऐसे ऐसे केसेस ये प्रजा दरबार में आ रहे हैं। पिछले सिर्फ 3 दिन में 20 लाख रुपए आए। कितने आए? 20 लाख रुपए। जो मैं अपील डाला था लोगों के ऊपर, मेरे कने पूरा रिकॉर्ड है। मैं 1 रुपया कभी लिया नहीं किसी का, ना मैं 1 रुपया दे रहा हूं किसी को। ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा, पूरा ऑनलाइन ट्रांसफर। और एक बात सुनिए आप, ये जो मैं पिछले प्रजा दरबार जो 1 महीने से चल रहा है, उसमें आप सुन के हैरत करेंगे आप। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जैसा निजामाबाद है, बोधन है, जहां जहां भी मुसलमानों की आबादी बढ़ के है, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 75% मुसलमान सूद के जुल्म में फंसे हुए हैं। सूदखोर, या तो ऑटो फाइनेंस में लेके उन्हें परेशान है, या तो जेवर रहन में रख के उन्हें परेशान है। खाली गुलजार हाउस से लेके शाली वनडे तक जितने रहन सेंटर है, पूरे हैदराबाद में इतने रहन सेंटर नहीं है। हमारे कने पुराने शहर में जो है, अब ना कमिश्नर ऑफिस रहा, ना पोस्ट ऑफिस रहा, ना डीसीपी, यानी कोई पुराने शहर में कोई बड़ा ऑफिस नहीं रहा। अब सिर्फ रहन सेंटर रह गए हमारे कने। हर रहन सेंटर पे जाके देखो, एक 50 बुरखे ठहरे हुए हैं। खाली गुलजार हाउस से लेके शाली वनडे तक मुसलमानों का लॉकडाउन में 5 करोड़ से ज्यादा सोना रहन है मेरे भाई। ये मेरा सर्वे है, एक एक रहन सेंटर पे लोगों को भिजा के रिकॉर्ड लिया हूं। एक साहिब खैर मुझे वादा किए हैं कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में जितने गरीब लोग जो 5000 10,000 का सोना रहन रखे हैं, घर का किराया देने या मजबूर किए में, मैं उनका सोना छुड़ाता हूं। हम सर्वे कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे अनकरीब। बहुत बड़ा, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई अखबारी बयान नहीं, लेकिन खामोश खिदमत हो रही है उनकी तरफ से सोना छुड़ाने की। आप बताइए, अरे हमारे चीफ मिनिस्टर पहले ज़माने में राजा महाराजा हफ्ते में 1 आध बार 2 दिन कब तो भी बाहर निकलते, बालकनी में ठहरते महल की, प्रजा जाती घुटनों के बल ठहर के राजा को कुछ किस्से सुनाती, राजा कुछ दान पुण्य कर देते। पूरा लॉकडाउन में हमारे सरकार निकले नहीं गेस्ट हाउस से, फार्म हाउस से नहीं निकले। सेकेंड लॉकडाउन आ गया, खाली बेटे ट्वीट खेलते, बाबा है सो वहां अंदर पड़े हुए फार्म हाउस में। बड़ी मुश्किल से पूरे 2 साल में 2 बार निकले। अरविंद केजरीवाल डेली 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग देता उन्हें आके, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका का सीएम। आप बताइए तेलंगाना में क्या मिला लोगों को, बताइए कोविड में किसी को कुछ मिला क्या? बताइए क्या दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट हर आदमी को, यहाँ तक के धोबी को, हज्जाम को, ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को, हर किसी को एक पैकेज दिए। किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000। हमारे को क्या मिला साहब? वो 10-15 किलो चावल और आपके कुछ 10,000 रुपये बारिश में। वो भी कैसे? वो हर सियासी पार्टी के चंद दलाला रहते, जो पार्टी पावर। मैं बोल रहा हूँ ना आपको,
जब मैं सेक्रेटेरिएट जाता था, पहले तेलुगु देशम दौर में थी, उन्हें यहाँ से वहाँ पीला पट्टा डाल के आता था सेक्रेटेरिएट को। अचानक कांग्रेस में आ गई, कांग्रेस का पट्टा, मतलब खैरियत पूछा तो बोले भाई मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आज जो है पूरे टीआरएस में है वो दल्ला हो। तो ये लोग पूरे वो 10-10 हज़ार रुपये जो ऐलान हुआ था ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जो बारिश से तबाही हुई थी, वो पूरे वो हो गए। आप बताइए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कितनी बुरी हालत है, बताइए आप जाके, आप तस्वुर कर सकते हैं? आप बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट चली, कोई बोला बताइए आप? प्राइवेट पूरा लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 प्राइवेट हॉस्पिटलों में कितनी लूट साहब, लोगों के जमीना जायदाद जेवरात बिक गए अपने वालिदैन को बचाने के लिए, मासूम बच्चों को बचाने के लिए। क्या गवर्नमेंट चाहती तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ये लूट को कंट्रोल कर सकती थी ना? लाइसेंस देने वाली स्टेट गवर्नमेंट, लाइसेंस देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन नहीं, ना तो प्राइवेट स्कूलों की लूट के ऊपर बोलते, ना तो जो है आपके कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों की लूट पे बोलते। तो फिर कई चीफ मिनिस्टर है साहब, बेहतरीन आइडिया गढ़ गया उनको, इलेक्शन कैसा जीतना, बस जय तेलंगाना बोलना, बांट देना, ले लेना, वोट निकल के चले जाना। लेकिन ये फिल्म ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, नहीं चलने वाली है ये ज़्यादा दिन। तो मेरा मकसद ये है, मैं हर डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ, कल मैं जो है संगारेड्डी जाऊँगा, परसों जो है कोहिर जा रहा हूँ मैं। हमारा मकसद ये है कि छोटे छोटे ग्रुप्स को मीटिंग करके, अब मैं यहाँ पर आज 50-100 आदमी से बात करके गया, मैं आप लोगों को जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ कि मैं जितनी गुफ्तगू करा हूँ, एक रोजाना एक आदमी को पकड़ के उसका ब्रेन वॉश करिए, एक एक आदमी को शऊर दिलाइए। सियासी शऊर देने के लिए आया हूं मैं, सियासी शऊर। हमारे पास आते दफ्तर को कुछ लोग आके बोलते मोहरी भरी, उसको ये नहीं मालूम रहता कि कच्ची मोहरी भरी या पक्की मोहरी भरी, ड्रेनेज भरी या आपके बलिया की जीएचएमसी की मोहरी भरी। अब मैं अपनी ऑफिस से एक आदमी को साथ दे के भेजना, जाके देखो राउंड मेनोल है या चौकोनी मेनोल है। तो हमारे में सियासी शऊर चले गया। कल मेरे पास कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आए, बच्चे आके बोले साहब लेट पेमेंट फीस 20,000 बढ़ा दी है, कभी तारीख में हुआ बताइए आप? ये जो हालिया जो लॉकडाउन हुआ, कोई कल एक सहाफ़ी से मैं गुजारिश करता हूं, जाके जो है निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस वाले लॉकडाउन में कितने चालानात करे निकालिए आप। 80% मुस्लिम्स है, आपको मालूम होना चाहिए। रोजाना ऑटो वाले मेरे को फोन करके बोलते, रोजाना साहब 4,000 का चालान, साहब 5,000 का चालान, साहब 6,000 का चालान। अरे जेब में दवा को पैसे नहीं है, उसकी अम्मा दवाखाने में है, ये जलील सालों को चालाना सुधरे। ये पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मीटिंग लिए हमारे कमिश्नर साहब, तीनों कमिश्नरेट्स बैठ के रच्चा गुंडा बोले कि हम जो है 36 करोड़ रुपीस चालानात करे। मतलब आप बहुत ज़बरदस्त काम करे साहब। मतलब हमारे पुराने शहर की कहावत है, बीमार की बिस्तर पे मारो, आप तो उससे बदतर कर दिए हमारे को हालत। कौन पूछने वाला है बताइए आप? ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 32 एमएलए है साहब, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कोई जाके पूछा पुलिस कमिश्नर को, कोई जाके डीजीपी को पूछा, अरे कई के चालानात कर रहे हैं साहब, तुम खुद मास्क लगा के नहीं फिर रही, जरा मास्क हट गया तो उसको चालानात कर रही, 1,000 रुपए मास्क का चालानात। एक बेचारा स्विगी का बच्चा रोते हुए फोन करा मेरे को, 7 दिन में 7 चालानात हो कहते उसको, 7 दिन में। उन्हें बोल रहा साहब हेलमेट है, अंदर मास्क है, हेलमेट निकालने में जरा मास्क हट गया, चालान कर दिए एक दिन उन्हें कहीं वो गूगल उस पर रास्ता ढूंढ रहा कहते ठहर के, कहीं रात के 11:30 बजे पानी आ रहा, ब्रिज के नीचे ठहर के वो ऑर्डर का ऑनलाइन चेक कर रहा, उन्हें किधर रूट जाना, आके हल्लू कांसे की फोटो ले लेके चले गया, 1,000 रुपए चालान। आप बताइए चालानात के बारे में कोई बोलने वाला है क्या? कोई गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि जितने लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में। और एक काम ये की पुलिस कि सिर्फ चालानात नहीं करे, ये लॉकडाउन ब्रेक करने वालों को आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में केसेस में बुक किए। अब जितने भी ये केसेस में बुक हुए, ना पासपोर्ट बना सकते, ना बाहर जा सकते, जब तक वो केस क्लियरेंस नहीं हुआ उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती। कोई एमएनसी कंपनी में नौकरी होना तो आप लोग जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पुलिस वालों से, इनके ऊपर कोई केसा नहीं है, उसको नहीं मिलता। अच्छा चालानात कहाँ कर रहे हैं मेरे भाई? 1:45 होते ही सीधा एसआई साहब 4 जवानों के साथ एक मस्जिद के झाड़ के नीचे आके ठहर जा रहे हैं। जब लॉकडाउन नहीं था, आप लोग भी हुआ ना या निजामाबाद में भी,
खुद बोधन के एमएलए बयान दिए, बोले कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं बोल के। इतनी तो हिम्मत करा बेचारा, बोला कोई तो बोला। तो खैर बहरहाल मेरा बोलने का मकसद ये है कि हम जो है 7 साल से देख रहे हैं टीआरएस पार्टी को। मैं कोई टीआरएस पार्टी की मुखालिफत करने या कांग्रेस पार्टी की तायद करने, क्योंकि एक ऐसा है एक वैसा है ना, हम किसी को नहीं बोल सकते। अपनी ताकत बनाइए, सवाल करना सीखो, सवाल करना सीखो। कहीं नहीं तो नहीं, सोशल मीडिया पे सवाल करो। बिगला गणेश एमएलए को अगर फर्ज करिए निजामाबाद के 5000 लोग आज तय कर लो कि आज हम ट्विटर पे हैशटैग डालेंगे कि व्हाट हैपेंड अबाउट दी बोधन रोड। 5000 आदमी अगर ट्विटर पे अगर बिगला गणेश को अगर ट्वीट करे हैशटैग लगा के बोधन रोड बोल के फोटोआं डाल के, तो बिगला गणेश पूरा भीग जाता। दूसरे दिन से रोड का काम चालू नहीं हुआ। मेरा नाम अमजदुल्ला खान है। सवाल करना सीखो। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप में हिम्मत पैदा करो, सियासी शऊर पैदा करो। अभी जो यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई हमारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन साहब की, ख़ास तौर पर उर्दू जर्नलिस्ट बेचारों का तो इतना बुरा हाल रहता। अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया तो और बुरे हालात हो गए हमारे उर्दू जर्नलिस्टों की। ना तो इनको कोई 2 बेडरूम फ्लैट में स्कीम में बुलाते हैं, ना तो इनको, अरे यानी ये जो एक्रीडेशन जो माफिया है, ये भी एक माफिया है ये जो कार्डा देते। आप बताइए क्या कोई उर्दू जर्नलिस्ट को एक्रीडेशन कार्ड मिलता है क्या? बताइए आप। बहुत कम, मैं समझता हूँ पूरे निजामाबाद में बन के मारे तो 10-11 होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट से एक्रीडेटेड है वो लोग। दूसरों को नहीं मिलता। ना 2 बेडरूम फ्लैट स्कीम मिलती आप लोगों को। अच्छा, बीच में एक स्कीम आई थी, हमारे केसीआर साहब बोले हेल्थ कार्ड देता हूँ, मिले नहीं मालूम आप लोगों को, क्योंकि कई जर्नलिस्ट कोविड में बीमार हुए। कोविड वॉरियर्स है साहब ये जर्नलिस्ट। हाँ, अरे 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक दवाखानों में मिला मैं इन लोगों को। कई मर गए। हमारे कने एक शंकर बोल के एक वार्ता का रिपोर्टर था बेचारा, इतना सिंसियर रिपोर्टर साहब, कोविड से तड़प तड़प के मरा। एक जर्नलिस्ट जो है सेल्फ मीडिया बना के मरा, वो वीडियो बनाया उन्हें, केटीआर से गुजारिश कर रहा था, उसका वीडियो आया। तो जर्नलिस्टों की ये हालत। और हमारे जो बिल्डर एसोसिएशन वाले बोले धरानी पोर्टल लेके आए, ये बेचारे बैठे बैठे। मैं खुद संगारेड्डी कलेक्टर कने तकरीबन 1 महीने से एक फाइल को फॉलो कर रहा हूँ। वो एक साहब है जो उनका इंतकाल हो गया, तो उनके 2 लड़कियों की शादी है 7 अगस्त के दिन। तो उन्होंने अपनी ज़मीन थी कुछ, वो ज़मीन बेच के वो शादी कर रही। ज़मीन खरीदे सो वाले बोले कि भाई ये धरानी पोर्टल में अपडेट हुआ तो हम आपको पैसे देते। अब ये धरानी पोर्टल एक नया धंधा है, सुनिए आप। जब तक कलेक्टर आके पंच नहीं करा आपका रिकॉर्ड वो नहीं हो रहा। 30 साल से एक आदमी ज़मीन पे है, काश कर रहा, टैक्स बन रहा, वो रिकॉर्ड में बता दिए गवर्नमेंट लैंड बोल के। अब उसकी फाइल बन गई फुटबॉल। मैं हमारे एक एमएलसी एक्स एमएलसी को बोला कलेक्टर से बात करो, पूछ के फेंक दिया कलेक्टर उनके फ़ोन को। फिर मैं कविता मैडम को बात किया, उन्होंने फ़ोन करे, कलेक्टर पूछ के फेंक दिया। मैं बोला नहीं, अब पठान को जाना पड़ता, दफ्तर को इसके अब जाना पड़ता, पूरा राशन पानी 2-3 दिन का टिफिन एक सतरंजी हुए लेके जाना पड़ता। मैं जाके बोला साहब फाइल होती नहीं होती, मैं यहीं बढ़ जाता हूँ। अरे नहीं जी वो है ये। मला साहब आपका क्या है, आप लिखो कमेंट भेजो मेरे में, दमों में सीएम से करा के लाता हूँ। तो 11 दिन के बाद में फाइल मूवमेंट में आई कलेक्टर कहने से। तो ये धरानी पोर्टल एक नया धंधा बन गया, लोगों को ब्लैक मार्केटिंग का, ब्लैक करके लोगों को डरा के, जो जमींदार लोग हैं उनको डरा के चंदा वसूल करने का ही। जो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के बारे में साहब टीआरएस हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब, ये सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब जब से सीएम बने 5 मस्जिदां शहीद हो गए। कितने मस्जिदां शहीद हुए साहब? 5 मस्जिद शहीद हो गए। रिसेंटली मैं एक स्टेटमेंट देखा, मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो है महमूद अली को चोर बोल रही और इन्हों उनको बोल रही। मेरे से प्रेस वाले पूछे क्या है, बोला एक हमाम के दोनों नंगे है। बोला मैं है नहीं है। बोलो अब मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, मोहम्मद अली शब्बीर साहब का ने मैं लेके गया। मासूम बच्चों के जो वालिदैन थे ना, 1-1 महीने पुलिस कस्टडी में, पुलिस वाले टार्चर करे। उमर फारूक मस्जिद शहीद हुई जब मैं गया था, मेरे को पुलिस वाले अरेस्ट करे, बच्चों को लाके जेल में रखे। मैं सुरवरम सुधाकर रेड्डी एमपी, अजीज पाशा एमपी और आपके मधु एमपी, जायद अली खान साहब, खान लतीफ़ खान साहब, हम लोग सब जने मिल के गए
बच्चों से मिलने नहीं दिए। सुपरिटेंडेंट बोला फलाने अली का फोन आया, नहीं मिलाना कहते आप लोगों को। वन मैन कमीशन बैठा था एल रविचंद्र का, यूसुफ कुरैशी जब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, तो बाबा आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, बहुत आ रहे हैं निजामाबाद को, क्या बात है जरा पूछो आए तो प्रेस वालों को, साहब आप पावर में थे जब ये हुआ बोल के गए अमजदुल्ला। अब हिनू आए बेचारे, इनको इमाम ज़ामीन मिस्टर इमाम ज़ामीन आए। ये क्या हुआ, पहले जो है आपके कौन सी अंबरपेट की मस्जिद खाना, वो मस्जिद खाने के ताल्लुक से मैं खुद वाकिफ़ हूँ। मैं मेरे वालिद के साथ कई बार गया, उधर नमाज पढ़ा। एक मेला लगा करता था हैदराबाद के बाहर, अंबरपेट के महीने क्या थे, वहाँ गेट थी हैदराबाद के बाहर, एक मेला लगता था। तो हम जब भी जाते थे वो मस्जिद खाना में नमाज पढ़ते थे। मस्जिद खाना को शहीद किया गया। मस्जिद को शहीद कर रहे हैं बोल के मालूम हुआ तो ये जो अब मौजूदा हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है शाहनवाज कासिम साहब, 30 पेज का लेटर लिखे बल्दिया कमिश्नर को, कितने का 30 पेज का लेटर लिख के बोले दिस इज ए वक्फ प्रॉपर्टी यू कैन नॉट टेक। तो बल्दिया कमिश्नर उनको पलटा के ये जवाब दे रहा। अब जो चीफ सेक्रेटरी है वो जब बल्दिया कमिश्नर था, उन्हें जहनियत को पढ़ो, क्योंकि आई एम द इनसाइडर बोल रहा हूं मैं अंदर बैठ के देखता हूं सब चीज क्या हो रही है। तो द देन म्युनिसिपल कमिश्नर ये बोल रहा कि एज पर सो एंड सो पार्लियामेंट एक्ट, पार्लियामेंट में एक तरमीम आई, कई लोगों को नहीं मालूम, हमारे साफी भाइयों को भी नहीं मालूम, कि कल तक जो है वक्फ प्रॉपर्टीज को रोड वाइडनिंग में नहीं लेते थे, खबरस्तानों को, मस्जिदों को। मनमोहन सिंह साहब के पीरियड में एक बिल आए पार्लियामेंट में, तरमीम करे कि वक्फ प्रॉपर्टीज को भी हम जो है रोड वाइडनिंग में ले सकते, कंपलसरी रोड वाइडनिंग बोल के उसमें ले लिए, ये जो लैंड एक्विजिशन, कंपलसरी लैंड एक्विजिशन। तो बल्दिया कमिश्नर एक कोर्ट करके आर्डर को ये बता रहा कि हम जो है कंपलसरी लैंड एक्विजिशन के तहत तुम्हारी मस्जिद ले रहे हैं, बोल रहा हूँ। और वो फाइल किसके पास जाती साहब, के.टी. रामाराव साहब। के.टी. रामाराव साहब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है। परसों बर्थडे हुई बेचारों की, मैं भी बोला हैप्पी बर्थडे। तो अब ये बर्थडे बॉय को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के कोई दूध से फोटो को धो रहा, कोई जाके दरगाह पे उसके चदरा चढ़ा रहा, कोई उसके बहरहाल पावर में रहे तो सब पूरे भड़वे जमा होते, ये पूरे जमा होके करे। आप बताइए, कोई जाके ये पूछा साहब आप बहैसियत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर रोड वाइडनिंग में मस्जिद को शहीद करने का आर्डर आप दिए ना साहब, आप फाइल साइन करें ना साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद में कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट एरिया में एक मस्जिद को शहीद कर दिए। मैं वहाँ पर गया, वो कमेटी वाले मेरे कने आए, आके बोले साहब वो महमूद अली साहब कने हम जा रहे। बोला मैं नहीं चलता, झगड़ा हो जाता। बोला मैं गया तो अंदर, आप लोग जाओ नुमाइंदगी करो। उन्होंने बोले 2 डेज में बना देता हूँ। बोले वो 2 डेज जाके आज 2 साल हो रहा मेरे भाई। क्या बोल के तोड़े मालूम आपको, कोत्तागुड़म की मस्जिद के फॉरेस्ट एरिया में है इसलिए हम तोड़ रही, जबकि वहाँ पर एक मंदिर है बाजू, लेकिन उसको शहीद नहीं करे, उसको नहीं तोड़े, लेकिन मस्जिद को शहीद कर दिए ये बोल के कि फॉरेस्ट एरिया में है। 40 साल से वहाँ एक जने इमामत कर रही। एक बड़े मियाँ आके बोले साहब मैं 40 साल से हूँ, इससे पहले क्या है नहीं मालूम, यहाँ मस्जिद है अंदर, फॉरेस्ट बाद में आया, वहाँ पर बस्ती पहले थी। तो मस्जिद उमर फारूक का ऐसा, कोत्तागुड़म की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, बेहतरीन प्लान हुआ, सेक्रेटेरिएट का नक्शा तैयार हुआ। जिस वक्त ये कोर्ट में ऑर्डर डाले, कोई लोग जाके स्टे लिए थे हाई कोर्ट में सेक्रेटेरिएट की डेमोलिशन नहीं करना बोल के, तो एडवोकेट जनरल कोर्ट में लाके एक एफिडेविट दाखिल करे। क्या बोल के दाखिल करे, गौर से सुनिए, कि वी आर गोइंग टू टेक 11 प्रॉपर्टीज, क्या बोले, वी आर गोइंग टू टेक 12 प्रॉपर्टीज बोले उन्होंने। तो जिसमें वहां पर 8 बिल्डिंग है, ये 12 कहां से आए बोल के एक मुस्लिम वकील मेरे को कॉल करके बोले खान साहब ये कापी आपको भेज रहा हूं, जरा देखिए। हर जगह लेके गया वो कापी, हर जगह लेके गया, हर मुसलमानों के बड़े लीडर को, हर जमातों को, ये आपके निजामाबाद के जो वक्फ बोर्ड के रुकून है उनको तक दिया। खैर उनको तो कुछ नहीं बोल सकते बेचारे, सत्तूरे मिल्लत को, उन्होंने क्या सुनते, क्या बोलते, क्या जवाब देते मालूम ही नहीं बेचारों का। खैर सबको फोन किया मैं, ये बोला कि देखो साहब क्लियरली इसमें मेंशन है कि दे आर गोइंग टू डेमोलिश द मस्जिद, दे आर गोइंग टू डेमोलिश द मंदिर। हमको इख्तिलाफ है, मंदिर भी तोड़े हम रोके,
हम नहीं करना बोले, मस्जिद भी तोड़े तो मैं एहतजाज करे। रात में मेरे को 1 या 1:30 बजे एक पुलिस वाला ही फ़ोन करा, बेचारा ईमान जागा उसका, रात में फ़ोन करके बोला अमजद साहब मस्जिदों को तोड़ दिए। अरे मैं बोला ये क्या हो गया भाई, अब नींद उड़ गई मेरी, रात में 1:30 बजे से रात भर बैठा हुआ हूँ मैं। सुबह हुई, सुबह में 6:30 बजे पहला टेलीफोन महमूद अली साहब को फ़ोन किया, तो एक बल में उठा लेते बेचारे फ़ोन, उस दिन नहीं उठाए फ़ोन। पीए बोला साहब मीटिंग में है, तो मैं पलटा के बोला बाथरूम में है क्या, पूछा मैं, तो बोले नहीं साहब में, मतलब 6 बजे कहीं की मीटिंग भाई, तो बोले नहीं कुछ कॉन्फ्रेंस में है। तो मैं समझ गया कि इनको इतला है कि मस्जिद तोड़े। 2-3 वक्त फ़ोन करा, बहरहाल 9:30 बजे फिर लाइन पे आके बोले नहीं नहीं मैं मालूम किया नहीं तोड़े, वो एक मलबा गिरा के थे बोले। फिर मैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, क्या नाम है बेचारे, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है हमारे बल्दिया के, उन्होंने बोले मेरे को भी नहीं मालूम। फिर मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, कई वक्फ बोर्ड के मेंबरों को फ़ोन किया। मैं बोला नहीं ये सबको मालूम है, और ये लोग हाँ गवर्नमेंट एडवाइज़र एक खां को फ़ोन किया मैं। अरे मैं बोला साहब मस्जिद शहीद हो गई कहते, सब जने बोलते नहीं मालूम। मैं जाके जो है आप मेरा कंप्लेंट देखिए, सुबह में 10:30 बजे। अब मैं कंप्लेंट देने जा रहा हूँ, मैं वो दिनों में हमारे फार्म हाउस पे था, हमारी अहलिया ऊपर से देख के बोले 5 गाड़ी पुलिस है, कहाँ जा रही पूछे। मतलब अरे 5 गाड़ी पुलिस, कई वो खैरियत पूछा। बाहर निकल के देखा तो ACP संतोष नगर, कंचन बाग इंस्पेक्टर, चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर, संतोष नगर इंस्पेक्टर, टास्क फोर्स। अरे मैं बोला भाई इतने दुबले पतले आदमी को 5 गाड़ी पुलिस, मतलब है क्या किस्सा, नहीं साहब आप जा रही कहते ना सेक्रेटेरिएट। अच्छा मैं बोला फ़ोन टेप हो रहा मेरा, समझ गया मैं, ससुराल वाले फ़ोन टेप कर रहे मेरा बोल के। अब उसके बाद में ये हुआ कि बोले कि आप मत जाओ, सर्कल यहाँ आके आपका कंप्लेंट लेता कहते। अब गौर करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट गौर से नोट करिए, हमारे आप गौर से नोट करिए। मस्जिद शहीद होने के 1 महीने के बाद में 1 महीने तक पुलिस वाले केस रजिस्टर नहीं करे, और मेरे कंप्लेंट में A1 नंबर 1 चीफ मिनिस्टर KCR, A2 चीफ सेक्रेटरी, A3 DGP, A4 बल्दिया कमिश्नर, A5 जो है R&B का चीफ इंजीनियर, ये सब को मैं एक लिस्ट लिखा के भेजा के ये लोग मिलके प्लान करके मस्जिद को तोड़े हैं। उसके कुरान कहाँ है, आज तक कोई पूछ रहा भाई बताओ, अपने सर में जितने बाधा है ना TRS में, उससे ज़्यादा मुस्लिम लीडर हैं। अगर कोई ज़्यादा उड़ा पकड़ के पूछो बाबा वो मस्जिद के कुरान कहाँ है, उसका मिंबर कहाँ है, आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा। बना दे रही वैसी बना दे रही, मिस्र से लाए, उन्होंने ट्वीट करे, इन्होंने शुक्रिया अदा करे, बेचारे हमारे सलीम फेकू साहब शुक्रिया भी अदा कर दिए। अब आप बोलिए कि आज तक कोई पूछ रहा। पुलिस वाले मेरे को एक जवाब दिए लेटर में, गौर से सुनिए क्या बोल के जवाब दिए कि डेमोलिशन ऑफ मस्जिद इज ए नॉन कॉग्निजेबल एक्ट। क्या मतलब उसका नॉन कॉग्निजेबल एक्ट? बोले तो जो मासूम बच्चे लड़ लेते, थपड़े मार लेते, कंप्लेंट होता, फिर पुलिस स्टेशन में जो है कंप्रोमाइज हो जाता, देखो आप, तो उसको बोलते नॉन कॉग्निजेबल, केस नहीं बुक करना। तेलंगाना के नंबर 1 सेकुलर चीफ मिनिस्टर एक नया कानून का तर्जुमा करे कि मस्जिद को तोड़ना और एनी रिलीजियस बॉडी कोई भी उसको तोड़ना, दैट इज ए नॉन कॉग्निजेबल एक्ट। फिर मैं ये लेके क्या करा, सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजा। मैं बोला भाई ये क्या है? सेंट्रल वक्फ बोर्ड वाले फिर एक लेटर लिखे कि हाउ कैन इट बी ए नॉन कॉग्निजेबल एक्ट, केस बुक करो, हमारे को रिपोर्ट करो। खैर वो क्या मैनेज करे नहीं मालूम, उन्होंने भी खामोश बैठ गए। तो अब ये 5 मसाजिद शहीद हो गए मेरे भाई, एक अंबरपेट की मस्जिद, एक कुत्तागुड़म की मस्जिद, ये 2 मस्जिद, और एक आपके वो नारायणपेट का आशूर खाना। नारायणपेट का आशूर खाना जब मैं वीडियो ट्वीट करा तो मेरे को SP फ़ोन करके डरा रही, मैं तुम्हारे खिलाफ में केस बुक करता हूँ। बोला मैडम तुम्हारी जितनी उम्र है मेरी उतनी सर्विस है, बोला तुम कहाँ उछल रही? बोला वीडियो है वीडियो। मैं वीडियो ट्वीट करा, बाज़ाफ्ता मार्केट यार्ड कमेटी का चेयरमैन, मार्केट यार्ड कमेटी का वाइस चेयरमैन, TRS का सदर, जो साबिक़ा में BJP में ABVP में था, हाल में TRS ज्वाइन करा उन्हें पूजा कर रहा साहब, पूजा करके नारियल फोड़ के 350 साल पुराना आशूर खाना तोड़े, उस पूरा रोड डाल दिया उस पे। कितने मसाजिद, कितने दरगाहें, कितने छोटे मोटे, सुल्तान बाजार पे हम जब बचपने में स्कूल को जाते थे, एक 50 दरगाह थे,
चादर घाट से लेके एक दरगाह नहीं दिख रही, रातें रात गायब कर दे रही, उसका पिलर डाल दे रही, या ब्रिज का पिलर बोल के डाल दे रही, या नहीं तो वो डाल दे रही। कोई पुरसाने हाल है बताइए? कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई सवाल नहीं कर सक रहा, जाके कोई सवाल नहीं कर सक रहा। अरे हमारे केसीआर साहब, मुझे हंसी आई, एक हमारे मुसलमान एमएलसी साहब है, उनकी बेटी की शादी है, 1 महीना पहले से बेचारे रुक्का हाथ में रख लेके फिर रही सीएम के अपॉइंटमेंट को। सीएम साहब अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रही, सीएम साहब अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रही। आखिरी में बेचारे गिड़गिड़ा के वो किसको की पकड़ के संतोष को उसको रुका दिए, तो बोल दिया नहीं आ सकते हो, कोरोना है, नहीं जी दावत में नहीं आ रही सीएम साहब कहीं भी बोल के। तो हमारे मुसलमान कायदीन का, मुसलमान एमएलए एमपीज का इतना बुरा हाल हो गया। हमारे आरमूर वाले साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिटिंग एमएलए आरमूर की बिल्डिंग में एक हादसा हुआ ना, आप लोगों को सबको मालूम है। कल पूरे सहाफियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जियाले निजामाबाद के सहाफियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, इनको साथ लेके जाइए, उसकी वालदा को साथ लेके जाइए, कल कमिश्नर से मिलिए। अरे बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिए, 7-6 महीने होने को आ रहा। कब हुआ वो वाकया? आरमूर में जो क्या नाम था बच्चे का, जो शाहदुल्ला बोल के एक बच्चा, और एक को बन के मार के उसको जो है मॉब लिंचिंग स्टाइल में मार दिए। कोई पूरे तेलंगाना में कोई एक मुस्लिम लीडर बताओ जो जाके उस माँ का, उस मासूम 2 बेटियां हैं उसको बेचारे को, ये अमजदुल्ला खां गया, अल्लाह दिया बोल के 50,000 रुपये दे के आया। तो आज की तारीख तक ना केस रजिस्टर हुआ, ना तो उसका जो है कुछ तहकीकात हो रही, वो गिरफ्तार हो, इस वाले पूरे यूपी के है, बेल पे आ जाते हैं, भाग जाते हो, मसला दफन हो जाता। कई को बोले तो एमएलए की बिल्डिंग में वाकया हुआ। वो बेचारे हमारे नागपुर का क्या नाम है वो बच्चे का, उन्हें फोन करके फारिद कादरी एमएलए से बात करा तो परेशान हो रहा उन्हें, नहीं मेरी बिल्डिंग नहीं होती जी पर रखते उन्हें। तो उसके ऊपर भी मैं निजामाबाद के सहाफियों से गुजारिश कर रहा हूँ, आरटीआई एक्टिविस्टों से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे वकला बिरादरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि उस मसले को उठाइए आप लोग। तो इन बातें थी कि हम बार बार मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा यहाँ पर भी इरादा है कि अगर आप लोग भी कोई मेडिकल केसेस है जो माशी हालत से कमज़ोर है, कोई अगर मेडिकल केसेस है या कोई ऑटो के फाइनेंस का केस है, जैसा लॉकडाउन में नहीं दे सक रही, या कोई मकानों का किराया जेन्युइन केस रहना, ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई करिए। फिर एक दिन आएंगे हम इंशाल्लाह अनकरीब, वो प्रजा दरबार में फिर से और एक प्रजा दरबार रखेंगे, उसमें हम उनका बात सुनेंगे, जो भी उनको माली मदद करना है या कोई फेसबुक के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि यहाँ से हैदराबाद आना 10 लोग यहाँ से वहाँ आना मुश्किल है, मैं एक वहाँ से यहाँ आना आसान है। इसलिए निज़ामाबाद, भैंसा, बोधन में केसेस को आइडेंटिफाई करिए। मैं आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बहुत टेलीफोन आ रही मुझे निज़ामाबाद के, कई मेडिकल केसेस के आ रही। पहले एनआरआई केसेस के आ रहे थे, अब आजकल नहीं आ रही, खदामा केसेस के उसके, क्योंकि ज़रा लोग होशियार हो गए, नहीं जा रहे हैं आजकल लोग। तो ये मेडिकल केसेस है, और कोई बच्चों की स्कूल की फीसेस के कोई केसेस है जो माँ बाप फीस नहीं दे सक रही, तो हम जाके उन स्कूल वालों से भी बात करेंगे, कुछ फीस माफ़ कराएंगे, कुछ बनने की कोशिश करेंगे। ये है, अगर किसी को कुछ सवाल करना है प्रेस वालों को तो कर सकते हैं। नामा बुला, उन लोग बुला के दे डालो। रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसिल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवार पेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर, निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 83413374641।